हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज से आप लोगों का लाइव क्लास यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि ये जो क्लास है ये रेगुलर क्लास चलने वाला है और आपका रूटीन भी आ चुका है। बिहार बोर्ड का आपका जो रूटीन है वो कब से शुरू है? तो 1 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास 1.5 मंथ ही पढ़ने के लिए समय है। अब दिसंबर आप पूरा मत मानिए, कुछ दिन आप लोगों का प्रैक्टिकल चलेगा, कुछ दिन आप लोग एडमिट कार्ड वगैरह में बिजी रहेंगे। तो अब आप लोगों को जम के अभी से पढ़ाई शुरू कर देना पड़ेगा। अगर आप अभी से भिड़ जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज से मैं फिजिक्स का यहां क्लास लेकर आ चुका हूं और ये रिवीजन क्लास होगा और ये पर डे होगा। ठीक है। अब इसमें मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो इसमें मैं 1 से 2 दिन आपका क्लास लूंगा, उसके अगले दिन उसी चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और उसके बाद फिर अगले चैप्टर में हाथ लगाऊंगा। ठीक है। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो चैप्टर वाइज 10 आपको यूनिट है और 10 यूनिट में खूब तो खूब 20 दिन का टाइम लगेगा। तो 20 दिन में लगभग हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अगर आप मेहनत करें तब। ठीक है। चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, श्री गणेश करने जा रहा हूं। आज मैं आपका पहला यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का नाम है और जिसमें पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यह चैप्टर लेकर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हम लोग पढ़ चुके। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का वो नेचर होता है जिसके कारण वो किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कौन सा नेचर है? जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अब चार्ज को कितने पार्ट में बांटा गया? तो चार्ज को 2 पार्ट में बांटा गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। अब बात आता है कि क्या आपने चार्ज देखा? क्या हमने चार्ज देखा? देखा तो हमने भी नहीं, पर अनुभव सबने कभी ना कभी किया होगा। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या हम लोग देखे हैं, अभी ठंडे का दिन चल रहा है, कभी कभी स्वेटर खोलते हैं तो कुछ चटचट की आवाज आती है, कुछ चिंगारियां आता है, तो वो आपके बॉडी से नहीं आ रहा है। वहां पर क्या हुआ कि आपके स्वेटर में घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है जिसके कारण कुछ चिंगारी निकलता है। ठीक है। तो अब यहां पर क्या है भाई? अब यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के हैं? 2, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। ये होता कहां है? तो कहां होता है? तो ये जितने भी मैटर है, जितने भी पदार्थ है, सब में चार्ज है, सब में चार्ज है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि मान लीजिए कि यहां पर क्या है, कोई ये न्यूक्लियाई है। ठीक है। अब ये न्यूक्लियाई में क्या होता है बाबू? न्यूक्लियर में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इसके चारों तरफ ये क्या है? तो यहां पर जो ये सर्कुलर पथ है, इस पर कौन मूव करते रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पर होता है निगेटिव चार्ज। अब देखिए, अब आप एक बात और याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को करेगा रिपेल। निगेटिव चार्ज ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यहां पर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर प्लस और प्लस आवेश है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर माइनस और माइनस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर प्लस और माइनस है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है। ठीक है। अब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता कहां है, निगेटिव चार्ज होता कहां है? तो अभी हम क्या बताएं कि ये क्या है? न्यूक्लियर है, इसके चारों तरफ क्या है? सेल है। न्यूक्लियर में कौन है? प्रोटॉन। यहां पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर क्या है? प्लस चार्ज।
न्यूट्रॉन पर क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और इसके चारों तरफ सर्कुलर पथ पर कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, बोलिए, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। अब इससे हमको क्या पता चला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां होगा, प्रोटॉन पर, और निगेटिव चार्ज जो है वो कहां होगा, इलेक्ट्रॉन पर। कहां होगा, इलेक्ट्रॉन पर। अब ये तो पता चले कि आखिर होगा तो ये कितना चार्ज होगा। चार्ज जो है ये पता है कि पॉजिटिव होगा प्रोटॉन पर, निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन पर, और यहां न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। अब आइए देखते हैं प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा। तो प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर मैग्नीट्यूड में इक्वल चार्ज होंगे। प्रोटॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और यहां इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, बट कितना, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है। अब क्या है, यहां से अब क्या आपको पता चल रहा है कि यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां क्या है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और सॉरी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज लगेगा, यहां कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब क्या है, यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, प्रोटॉन, इसके चारों तरफ कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो यहां कौन करेगा, प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा प्रोटॉन से नजदीक है उस पर ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स क्या होगा, कमजोर होगा। और ये फोर्स कमजोर होता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़कर और इधर उधर मैटर के अंदर मूव अगर करना शुरू कर दिया तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिक करंट जो यहां पे, अगर इलेक्ट्रिक करंट को जो कैरी करने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। चलिए आइए अब यहां पर चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। चार्ज कितने पार्ट होता है चार्ज के, तो दो, पॉजिटिव और निगेटिव। यहां पॉजिटिव चार्ज का मेन सोर्स कौन है, तो प्रोटॉन। निगेटिव चार्ज का मेन सोर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब क्या होता है कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का बाबू एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होगा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से Q इक्वल टू क्या हो गया, IT। Q इक्वल टू क्या हो गया, IT। और Q इक्वल टू अगर IT है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, यहां से करंट क्या है, तो करंट का यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A या I भी यूज कर सकते हैं, और टाइम का क्या होता है, T। तो यहां चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT। इसी को हम लोग MLT के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो M अगर यहां नहीं है तो M का पावर 0, L नहीं है तो L का पावर 0, T अगर यहां पर है तो यहां T, और A है तो A। तो क्या हो गया, M 0, L 0, T और A। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AT, और IT भी इसको लिख सकते हैं। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम। चार्ज का सीजीएस यूनिट कौन सा है, स्टैट कूलम। अब देखिए, अब यहां से एक चीज आप दिमाग में बैठा लेना बाबू, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मूव कौन करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मूव कौन करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर होगा तो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा। जब प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो अब यहां पर मान लीजिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ये बोर्ड नहीं हिल रहा है,
चलिए आइए यहां देखते हैं। अब देखते हैं यहां पर, अब देखिए यहां पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके पास कितना है, कहीं मच्छर बैठा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना है, चलिए यहां पर क्या है, आपके पास सपोज मान लीजिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो। अब क्या हो रहा है कि इससे कुछ चार्ज निकलकर और इस पर जा रहा है। इससे ये मान लेते हैं, ये कौन सा है, ए, ये कौन सा है, बी ऑब्जेक्ट है। इससे कुछ चार्ज निकलकर इसमें चला गया, तो चार्ज निकलकर जाएगा तो कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकलकर इस पर चला गया तो इस पर ज्यादा कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। इस पर ज्यादा कौन हो गया, तो यहां पर क्या है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, तो न्यूट्रल किसको बोलेंगे, जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या हो, इक्वल हो। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज अगर इक्वल हो तब उस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो इस पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल था, अगर इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकला तो निगेटिव क्या हो गया, कम, और ज्यादा कौन हो गया, पॉजिटिव। इसमें क्या है, इसमें निगेटिव और आ गया तो इसमें पहले से तो इक्वल था, निगेटिव और आया तो इसमें बढ़ गया, तो ज्यादा कौन इसमें हो गया, इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, निगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा है और इस पर निगेटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो गया। चलिए आइए यहां देखते हैं। देखिए यहां से क्या है, अब आइए कहां तक समझ चुके हैं हम लोग पढ़े अभी चार्ज, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ, यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, यहां से क्या देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम इस बार है और नंबर ऑफ प्रोटॉन इस बार ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब यही चीज हम लोग समझ रहे थे। चलिए आइए इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, सबसे मेन पॉइंट इसका आता है कूलॉम्स लॉ। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी में हम लोग चलेंगे क्योंकि ये क्या है, एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। अब यहां कूलॉम्स लॉ क्या है, तो कूलॉम कहां के थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कब, 1785 में, कब 1785 में चार्ज के मामले में कुछ नियम दिया था। अब वहां पर क्या है कि ये नियम किससे दिए, तो ये कुछ नया चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ हम लोग पढ़े थे ना, वही है, ग्रेविटेशनल लॉ पर ही ये भी डिपेंड है पूरी तरह से। वहां सिर्फ मास था, यहां पर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। अब एक बार इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से क्या है, देखिए यहां से आइए यहां समझते हैं। देखिए यहां पर क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। यहां पर आपको 2 पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज यहां है और एक चार्ज यहां है, ठीक है। बीच का डिस्टेंस r है, यहां पर Q1 और यहां पर चार्ज का क्या है, कौन सा, Q2। बीच का डिस्टेंस कितना है, r। अब कूलॉम क्या बताएं, इन्होंने बताया कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह हमें पता चल रहा है कि यहां पर दोनों चार्ज जो रहेगा उसका अगर यहां प्रोडक्ट बढ़ेगा तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। और अगर उनके बीच के डिस्टेंस को अगर आप बढ़ा दें तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोले, यहां पर इस ये कौन सा लॉ है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ें कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी दोनों को हम लोग क्या माने थे, एक को इक्वेशन फर्स्ट और एक को क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। अगर ये दोनों इक्वेशन से चले तो हमें क्या मिलता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दिया जाए तो यहां क्या हो जाएगा K और क्या हो गया Q1 और Q2 बाई R स्क्वायर। अब K का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, तो यहां K का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलॉम क्या हो जाएगा। यहां से देखिए, जैसे हमें किसका K का यूनिट निकालना है, तो यहां क्या होगा, न्यूटन R स्क्वायर यहां है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। अब इस वाले वैल्यू को अगर हम लोग यहां पुट करेंगे तो क्या मिल जाता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है, कूलॉम्स लॉ। ये क्या मिल गया हमें, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब इसी लॉ को यहां देखते हैं, अभी जस्ट हम लोग जो देख रहे थे एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या बोलते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, तो 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या है, यहां देखिए यूनिट एक बार निकाल के आप लोग देख लीजिए कैसे होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का आपको निकालना है यूनिट, तो क्या लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट को यहां लाएंगे तो 1/4 पाई F × Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब क्या हो गया, तो जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी ऊपर है उसका यूनिट ऊपर, जो फिजिकल क्वांटिटी नीचे है उसका यूनिट नीचे रखेंगे। यहां क्या हो गया, तो कूलॉम इंटू कूलॉम, Q1 और Q2 है तो इसका यूनिट क्या हो गया, कूलॉम इंटू कूलॉम। और यहां क्या है, 1 और 4 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका यूनिट नहीं होता है। और जब यूनिट नहीं होता है तो ये क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और R स्क्वायर है तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये यूनिट निकल कर क्या आ गया, तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका यूनिट, क्या हो गया, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वो भी इसी तरह निकलेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां से क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई F × Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो चार्ज का आपने पढ़ा था 8T, एक और चार्ज है तो इसका भी क्या हो गया, 8T। अब यहां से 1/4 पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका, तो यूनिट, यहां डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट होता नहीं है। तो ये क्या है, फोर्स का क्या होता है, mLT⁻²। उसके बाद क्या है, R स्क्वायर, तो ये हो गया L⁻²। अब यहां से क्या होता है, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये 2T पहले से था, नीचे से ये T गया तो ऊपर जाके पावर क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये हो गया T⁻4। अब पहले लिखेंगे m ऊपर गया तो m का पावर नीचे 1 ऊपर जाके -1, l का पावर यहां 2 और 1 3, ये ऊपर गया तो l का पावर -3, t ऊपर गया तो यहां पर 2 पहले से है और 2 और हो गया तो t का पावर कितना हो गया, 4। और उसके बाद a और a कितना हो गया, a का पावर 2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का। क्या हो गया, m का पावर -1, l का पावर -3 और यहां t का पावर 4 और i या a का पावर 2। ठीक है, अब क्या होता है,
यहां पर हम लोग इतना चीज सीखे, ये देखिए हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना पार्ट होता है वो देखे, पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, उसके बाद फिर क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या आ गया, ठीक। तो अब क्या है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के आधार पर अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जो है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आइए ये तीनों को अभी हम लोग समझ लेते हैं पहले। अब देखिए यहां से देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब है देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर पूरे सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं, ठीक है, इसके अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट सरफेस पर या पर यूनिट एरिया पर अगर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। किसको कहेंगे, तो पर यूनिट एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी। लिनियर चार्ज डेंसिटी देखिए इसमें क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर लेंथ पर यूनिट लेंथ पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा, लिनियर चार्ज डेंसिटी। और इससे किससे डिनोट करेंगे, लेमडा से। और लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, एल है, तो ये होगा क्यू अपॉन एल। अगर इस वाले सरफेस का एरिया कितना है, ए है, तो यहां क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, रो से। और रो इक्वल टू क्या है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, भी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन भी। अब यूनिट निकालकर हम लोग देखते हैं। लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल है। क्यू क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलॉम। एल क्या है, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया कूलॉम पर मीटर। चलिए आइए यहां देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट। यहां पर चार्ज है, चार्ज का यूनिट हम लोग क्या जानते हैं, कूलॉम। ये एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या है, एरिया मतलब 2 लेंथ है, तो ये क्या बन गया, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अब आइए यहां देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें यहां पर चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलॉम। और यहां वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर। क्यों, क्योंकि इसमें 3 लेंथ से मिलकर ये बना, तो ये हो गया कूलॉम पर मीटर क्यूब, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT और IT, ठीक है। लेंथ का क्या होगा, L। ये क्या बन गया, तो AT और L का पावर कितना ऊपर गया, तो -1। इसी को हम लोग MLT के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो M का पावर 0, L का पावर -1, T का पावर 1 और A का पावर कितना होगा, 1। आइए यहां देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या है, तो यहां चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, AT। उसके बाद फिर क्या है, एरिया है, एरिया का क्या होता है, L का पावर 2। अब इसी को अगर हम लोग लिखे तो ये क्या हो गया, ATL पावर -2, ठीक है। नीचे L का पावर 2, ऊपर गया तो कितना, -2। MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो M का पावर 0, L का पावर -2, T और उसके बाद क्या रहेगा, A, ठीक है। यहां देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का क्या हो गया, AT। उसके बाद फिर क्या है, तो वॉल्यूम का क्या हो गया, तो वॉल्यूम का हो गया L का पावर 3। उसके बाद क्या इसी को लिखेंगे, ATL ऊपर गया तो L का पावर कितना हो गया, -3। MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो M का पावर 0,
L का पावर -3 और यहां T और A लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा यहां पर क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, पर यूनिट लेंथ पर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट सरफेस पर या एरिया पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो यहां इलेक्ट्रिक चार्ज कितने पार्ट में इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बाद फिर यहां पर हम लोग चार्ज डेंसिटी समझे, कूलॉम्स लॉ समझे। अब क्या है, यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज समझ गए। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया लाइन लिखा हुआ है, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज जो है वो मास के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, चार्ज का कोई अस्तित्व मास के बिना नहीं होता है। अभी से बहुत सारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये सारे टॉपिक को मैं कल अगले क्लास में लेकर आऊंगा, क्योंकि आज बहुत ही कम बच्चे जुड़ पाएंगे, इसलिए कल मैं फिर से इसी टाइम पर आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।